बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 10 दैट इज़ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट नंबर 3 आउटलाइंस। इसमें हम पढ़ेंगे क्लैरिटी, डूज एंड डोंट्स ऑफ क्लैरिटी, यानी कि कौन सी चीज़ें आपको क्लैरिटी के लिए करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। एग्जाम्पल्स, चेकलिस्ट, कॉर्टेसी, डूज एंड डोंट्स ऑफ कॉर्टेसी, एग्जाम्पल्स एंड चेकलिस्ट। इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक क्लैरिटी और दूसरा है कॉर्टेसी। पहले क्लैरिटी को देखते हैं। Getting the meaning from your head, accuracy to the reader in the purpose of clarity. Getting the meaning from your head accurately, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट से रीडर आपका पर्पस आसानी से क्लियर लफ्ज़ों में गेट कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। रिमेंबर, चूज प्रिसाइज, कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स। प्रिसाइज, कंक्रीट और फेमिलियर वर्ड, आप ऐसे वर्ड्स ना यूज़ करें कि जो आपके ख्याल में से नए हों, अजूबे हों, लेकिन रीडर उनसे अनफेमिलियर हो। रीडर के लिए ईजी करें अपनी राइटिंग को जितना हो सके, इसलिए फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करें। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। क्लैरिटी इज अचीव थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज। प्रिसाइज लैंग्वेज और फेमिलियर लैंग्वेज के दरमियान एक बैलेंस करने को क्लैरिटी कहते हैं। असल में प्रिसाइज लैंग्वेज वो होती है कि आप एक अपनी बात मुकम्मल भी कर दें, लेकिन आपके वर्ड्स, आपका सेंटेंस जो है वो कह लें कि आपके लफ्ज़ों का हुजूम ना हो, असल में उसमें आइडिया हो, आपकी बात हो। और फेमिलियर वर्ड्स वो जिनसे उस रीडर के वर्ड्स, जिन वर्ड से रीडर की जान पहचान हो, वो वाले वर्ड्स यूज़ करें। When you have the choice between a long word and short word, choose the short word, familiar word। ये आपको पता है कि आपको शॉर्ट वर्ड, शॉर्टकट यूज़ करके रीडर तक अपना पर्पस पहुंचाना है, अपना मकसद उस तक पहुंचाना है। गोल्डन रूल इज़ दैट व्हेन इन डाउट यूज़ द मोर फेमिलियर वर्ड्स, ऑडियंस विल अंडरस्टैंड दैम बेटर। जब आपको शक हो तो जब सबसे ज़्यादा फेमिलियर, सबसे ज़्यादा जाने पहचाने वाले, सबसे ज़्यादा जो फेमस वर्ड्स हैं वो वाले अल्फाज, आप वो वाले वर्ड्स यूज़ करें। ये आपके लिए गोल्डन रूल है, इसको फॉलो करें हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट यूज़ पे इंस्टेड ऑफ रिमनरेशन एंड इनवॉइस इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। रिमनरेशन भी सैलरी को कहते हैं, पे को कहते हैं। तो इनकम जो आपकी होती है, तनख्वाह जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो कह रहा है कि आप पे यूज़ करें। रिमनरेशन एक मुश्किल अल्फाज है और ये अनफेमिलियर वर्ड है। मोस्टली पीपल, अब आप लोगों को भी, बहुत से बच्चों को भी पता चला होगा कि पे को रिमनरेशन भी कहते हैं हम इंग्लिश में। तो इसलिए पे जो फेमिलियर वर्ड है, आप फेमिलियर वर्ड यूज़ करें। और इनवॉइस इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट को हम इनवॉइस कहते हैं। तो ये वैसे तो इसमें ज़्यादा फेमिलियर ये है, लेकिन ये एक शॉर्ट वर्ड है। आपको कहा ना कि शॉर्ट वर्ड यूज़ करें, इसलिए आप इनवॉइस यूज़ करें। एग्जाम्पल्स, अनफेमिलियर वर्ड, आफ्टर अवर परसुअल ऑफ pertinent डेटा द कंक्लूजन इज दैट a lucrative market exists for subject property। देखा, ये भी लफ्ज़, ये भी और ये ऐसे अल्फाज हैं जो आपको ऐसे लग रहे हैं जैसे पहली बार देखे हैं, मतलब अजीब से लगे हैं ना पढ़ने में भी और समझ भी नहीं आ रही। अच्छा, फेमिलियर आप देखें, जो आप अनफेमिलियर को फेमिलियर में चेंज करेंगे। अच्छा, फेमिलियर देखें, आप अनफेमिलियर को, इन वर्ड्स को आपने फेमिलियर में चेंज किया है, तो क्या हुआ? द डेटा वी स्टडीड शो दैट योर प्रॉपर्टी इज़ प्रॉफिटेबल एंड इन हाई डिमांड। कि जो डेटा हमने पढ़ा है उससे ये जाहिर होता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो प्रॉफिटेबल भी है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। अब देखा, ये वाला लफ्ज़, ये वाला लफ्ज़, ये कितने अजीब से लफ्ज़ लग रहे थे, मुझे खुद नहीं इस सेंटेंस की समझ आई। यानी कि ये लुरेटिव और ये पार्टिनेंट, परजुअल, मतलब ये वर्ड ऐसे हैं जो बहुत कम नज़रों से गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर वर्ड्स हैं। तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुई ना, इसलिए ये फेमिलियर स्टेटमेंट हमने देखे तो हमने ईजी से इसको अंडरस्टैंड कर लिए। इसलिए आपको एडवाइस की जा रही है कि आप हमेशा फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करें। Although it is appropriate to use technical terms and business jargon in some professional situation, avoid their use when the reader is not acquainted with the terminology। आपने पीछे पढ़ा कि आप आप टेक्निकल टर्म, साइंटिफिक टर्म यूज़ करें जब आप वो वाली राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका रीडर उन चीज़ों से अनफेमिलियर है, वो नहीं जानता उन चीज़ों को, तो फिर आप ये टेक्निकल टर्म और बिजनेस जार्गन्स बिजनेस के होते हैं ऐसे, जैसे बिजनेस के कोई स्पेशल कोटेशंस होते हैं, कोई स्पेसिफिक जिसको कहते हैं स्लोगन्स होते हैं, उनको जार्गन्स कहते हैं। अच्छा, तो अगर रीडर आपका अनफेमिलियर है तो आप वो भी यूज़ करने से अवॉइड करें। अनफेमिलियर देखें, असेस्ड वैल्यूएशन, फेमिलियर प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस। अब ये एसेट वैल्यूएशन ये लीगल टर्म है। अब जिसका थोड़ा बहुत लॉ को जो जानता है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा, उसको पता चलेगा कि एसेट वैल्यूएशन का ये मतलब है कि प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस। तो अनफेमिलियर वर्ड इजी आसान लफ्ज़ों में ये है कि जो प्रॉपर्टी
वैल्यू फॉर टेक्स्ट पर्पज, प्रॉपर्टी की जो टेक्स्ट के लिए जितनी वैल्यू है वो, और जबकि ये अनफेमिलियर और मुश्किल लफ्ज़ है। चूज प्रिसाइज कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स। With the increased use of email, there is the tendency to be concise. The danger is that you must know the meaning of email acronyms which aid conciseness. For instance, IMO means in my opinion, FAQ means frequently asked question, etc. वो कह रहे हैं कि आप ये आपको बताया ना ऊपर भी कि PIA के ऊपर हमारे पास एग्जांपल थी कि ऐसे वर्ड्स आप तब यूज़ करें जब आप उनके मीनिंग से, उनके एक्रोनम से आप फेमिलियर हों। अगर आप एक्रोनम आप फेमिलियर नहीं है या रीडर उससे फेमिलियर नहीं है या वो मोस्टली यूज़ नहीं होते तो आप ना यूज़ करें। अब देखें FAQ ये तो एक फेमिलियर है और बहुत कॉमन है, आम है। आप जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं, आप कोई ऐप्स वेबसाइट यूज़ करते होंगे उसमें होता है यकीनन ये कि फ्रीक्वेंट, इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसे ही IMO मीन्स इन माई ओपिनियन। फ्रीक्वेंटली यूज जो एक्रोनिम्स है सिर्फ वो यूज़ करें, ये बात याद रखें आप। सेकेंड B पे है कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। At the core of clarity is the sentence. Important characteristic to consider are length, unity, coherence, emphasis. ये सारी चीज़ें क्लैरिटी के लिए हैं। इन सारी चीज़ों को क्लैरिटी सीख करने के लिए, आपको अपने पैराग्राफ को क्लियर करने के लिए इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना है। लेंथ देखें, ट्राई फॉर एन एवरेज सेंटेंस लेंथ ऑफ 70 to 20 वर्ड्स। एक एवरेज सेंटेंस जो होता है वो 17 से 20 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 12, 13, 14, 17, 18, 15 इतने लफ्ज़ होते हैं एवरेज सेंटेंस में। तो आप कोशिश करें इतने ही आपके सेंटेंस में लफ्ज़ हों। व्हेन द सेंटेंस लेंथ इंक्रीजेज ट्राई टू चॉप इट डाउन इनटू 2 सेंटेंसेज। जब फजूल में आपका सेंटेंस बड़ा हो रहा हो तो आप उसको चॉप आउट कर लें, यानी कि उसको 2-3 सेंटेंसेज में डिवाइड कर लें। Also, if the sentences are too short, then the resulting language become overly simple and choppy. आपने ऊपर भी पढ़ा कि अगर सेंटेंस ज़्यादा छोटा हो उसको फ्रेजेस से और कुछ उसको यूज़ करके लिंक वर्ड्स यूज़ करके उसको लिंक्ड किया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है 2-3 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में। तो आप ऐसा करें, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि जब ज़्यादा छोटा सेंटेंस होगा तो क्या होगा, ओवरली सिंपल, आपका ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा ईजी आपकी मतलब आप लैंग्वेज से अपना पर्पज़ जो आप जिसके लिए आप लिख रहे हैं वो आप नहीं हासिल कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे आ गया B पे यूनिटी। इन अ सेंटेंस यूनिटी मीन्स यू मस्ट हैव वन मेन आइडिया। यूनिटी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ा हुआ था। इसका पूरा यूनिटी और कोहेरेंस पे हमारा पूरा लेक्चर था, आपको पता नहीं याद है या नहीं। इन केस ऑफ अदर आइडियाज दे मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक सोहेल एंड ईफल टॉवर इज इन सोहेल एंड एफल टॉवर इज इन पेरिस इज ऑब्वियसली नॉट अ यूनाइटेड सेंटेंस। देखें ना, मुझे सोहेल पसंद है और एफल टावर पेरिस में है। अब ये कौन सी बात कर रहे हैं इधर, आप ये कौन सी बात कर रहे हैं? डेफिनेटली यूनिटी नहीं है इस सेंटेंस में, आपको पता है, आपको जानते हैं यूनिटी क्या होता है। अच्छा, कोहेरेंस अब देखते हैं C पार्ट। इन अ कोहेरेंट सेंटेंस द वर्ड्स आर अरेंज सो दैट द आइडियाज क्लियरली एक्सप्रेस द इंटेंडेड मीनिंग। कोहेरेंट सेंटेंस वो होता है जिसमें आप जो आइडिया आप इंटेंडेड है, जो आपका आइडिया एक्सप्रेस करने की आपकी नीयत है, जो चीज़ आप पहुंचाना चाह रहे हैं रीडर तक वो पहुंच जाए। कोहेरेंट वर्ड में वो ऐसा होता है कि प्लेस द करेक्ट मॉडिफायर्स एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड इट इज पोज टू मॉडिफाई। In the example which follow, notice that unclear sentence conveys the wrong meaning. Unclear sentence हमेशा गलत मतलब जो है वो इंटरप्रेट करता है। ऐसा मतलब जो आपको पहुंचाना नहीं चाह रहे होते रीडर तक, वो ऐसा मतलब आपके रॉन्ग सेंटेंस से या अनफेमिलियर सेंटेंस से इंटरप्रेट कर लेता है। एग्जाम्पल देखें अनक्लियर सेंटेंसेस की। Being an excellent lawyer, I am sure that you can help us. Clear lie. Being clear example is that being an excellent lawyer, you can surely help us. कि एक अच्छा लायर होते हुए आई एम श्योर, मुझे यकीन है दैट यू कैन हेल्प अस, हम मुझे यकीन है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। बीइंग एन एक्सीलेंट लायर यू कैन श्योरली हेल्प अस, आप यकीनन हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये अनक्लियर है, ये ज़्यादा क्लियर सेंटेंस है। हिज रिपोर्ट वॉज अबाउट मैनेजर्स ब्रोकन डाउन बाई एज एंड जेंडर। बिल्कुल भी समझ नहीं मुझे इसकी आई। रिपोर्ट वॉज अबाउट मैनेजर्स, इसका क्या मतलब हुआ? ब्रोकन डाउन बाई एज एंड जेंडर। वेल ये अनक्लियर है, समझ नहीं आनी। क्लियर देखते हैं। हिज रिपोर्ट फोकस्ड ऑन एज एंड जेंडर ऑफ मैनेजर्स। समझ आई कि इसकी रिपोर्ट जो है वो मैनेजर्स की एज और जेंडर पे फोकस कर रही है। मैनेजर्स से रिलेटेड रिपोर्ट उसने प्रिपेयर किया है जो कि ज़्यादा फोकस किसके कर रही है? मैनेजर्स की एज पे और उनके जेंडर पे। क्लियर हो गया इससे मुझे, तो मतलब इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, आपका मुझे पता नहीं है, इसलिए अब आपने अनक्लियर चीज़ें नहीं यूज़ करनी, क्लियर अपने सेंटेंस को, अपनी राइटिंग को क्लियर बनाने की कोशिश करें। After planting 10,000 berry plants, the deer came into our botanist's farm and crushed them.
आफ्टर अवर बोटानिस्ट हैड प्लांटेड 10,000 बेरी प्लांट्स। समझ आई कि हमारे बोटानिस्ट ने, यानी कि हमारा एक किस्म का जो गार्डनर आप कह रहे हैं, जो बोटानिस्ट है, उसने 10,000 बेरी प्लांट्स प्लांट किए, यानी कि उगाए। द डियर केम इनटू द फार्म, एक हिरन फॉर्म में आया, एंड क्रश देम, और सबको ख़राब कर दिया, क्रश कर दिया। जबकि इससे बिल्कुल भी समझ नहीं आती असल बात की। अच्छा, इधर थोड़ा सेंटेंस है, एक फ्रेगमेंट उसका लास्ट में गया हुआ है, तो समझ ही नहीं आती, सारा गड़मड़ सा हो गया, अनक्लियर है ना। Emphasis, the quality that gives force to important parts of sentence and paragraph is emphasis। यानी कि वो क्वालिटी जो आपके पैराग्राफ के, आपके कुछ लफ्ज़ों पे जोर देती है, उसको एम्फेसिस कहते हैं। एम्फेसाइज करना, जोर देना वही होता है। मोस्ट ऑफन पुट मेन आइडियाज अप फ्रंट विद इन अ सेंटेंस, राइटर्स मस्ट डिसाइड व्हाट नीड्स एम्फेसिस। ये चीज़ राइटर को डिसाइड करनी है कि किस चीज़ पे जोर देने की ज़रूरत है। एंड देन डिसाइड द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड है, कौन सा सेंटेंस है जिस पे जोर देना है, जो ज़्यादा एम्फेसाइजेबल है, और फिर उस सेंटेंस के लिए, अपनी उस बात के लिए उसने करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ढूंढना है। एग्जाम्पल्स देखें। लिटिल एम्फेसिस, द एयरप्लेन फाइनली अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसमें थोड़ा सा एम्फेसाइज दिया जा रहा है ये यहाँ कि एयरप्लेन क्या हुआ, अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड, उसकी स्पीड ऑफ साउंड, फाइनली अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड, अप्रोच कर ली उसने स्पीड ऑफ साउंड एयरप्लेन ने, तो क्या हुआ, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब थोड़ा एम्फेसाइज दे रहा है वो इस पार्ट में, वेरी डिफिकल्ट में, ये वर्ड्स एम्फेसाइज वर्ड्स हैं, आप इसको रिकोगनाइज करने की कोशिश करें। अच्छा, जिसमें थोड़ा बेटर एम्फेसाइज है, मोर देन लिटिल, as it approached the speed of sound the airplane became very difficult to control। देखें, as it approached, as उसने पहले यूज कर दिया एक वर्ड जिसने इसके साथ लिंक कर दिया, इसको बेटर एम्फेसाइज बना दिया एज कम्पेयर टू दिस वन। थर्ड देखें, कैंडिडेट्स शोन, दोबारा लिटिल और बेटर की एग्जांपल आ रही है कि कैंडिडेट शुड बी मोटिवेटेड and should have interest in dynamic and static testing of material and have those prerequisites and others. Prerequisites in candidates should include expertise in dynamic and static testing of material। यानी प्रेक्विजिट्स कहते हैं उम्मीदवारों को, कि कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं वो शुड इंक्लूड एक्सपर्टीज इन डायनामिक, और जो उम्मीदवार हैं उनको एक्सपर्ट होना चाहिए डायनामिक और स्टैटिक टेस्टिंग ऑफ मटेरियल में। ठीक है, अब इस पे जोर दिया जा रहा है क्या, कि शुड इंक्लूड एक्सपर्टीज, उनको इन दोनों चीज़ों में, डायनामिक और स्टैटिक टेस्टिंग मटेरियल में एक्सपर्ट होना चाहिए, उनको माहिर होना चाहिए। जबकि इधर कैंडिडेट शुड बी मोटिवेटेड एंड शुड हैव इंटरेस्ट इन, इधर थोड़ा कम जोर दिया जा रहा है, मतलब लिटिल एम्फेसाइज है ना, उनको दिलचस्पी होनी चाहिए, जबकि यहाँ के उनको एक्सपर्ट होना चाहिए, इसमें बेटर एम्फेसिस है। In addition to using the above method of emphasis, the PCs of today allow different ways to visually aid emphasis to words. Some of them include heading, tabulations, itemization, line charts, pie charts, italics, indentation, colored capitals, or even wide or short margins। ये कुछ चीज़ें तो वर्ड की हैं और कुछ चीज़ें वैसे बताई गई हैं कि जैसे वाइड और शॉर्ट मार्जिन, ये भी MS वर्ड में यूज़ होता है। आप जब उस पर वो यूज़ कर रहे हो या कोई इस पर असाइनमेंट बना रहे हो तो उसमें ये सारा मार्जिन्स वाला और कैपिटलाइजेशन, अटालिक, पाई चार्ट, ये ग्राफिक चार्ट, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उसके कभी खोल के आप इधर देखें ना ऊपर होम पे, ये सारे चार्ट्स और ये सारी चीज़ें, टेबल्स, हेडिंग उसमें इंक्लूड होता है। तो वो कह रहा है कि ये भी यूज़ होते हैं उसको एम्फेसाइज करने के लिए किसी चीज़ पे। ये सारी चीज़ें डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, आप एम्फेसाइज के लिए यूज़ करते हैं। चेकलिस्ट, चूजेस प्रिसाइज और एज कंक्रीट अ वर्ड एज पॉसिबल। जितना प्रिसाइज, जितना कंक्रीट आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं उतना करें, और जितना, एक और बात जो ऊपर हमने पढ़ी कि जितना फेमिलियर वर्ड, कंक्रीट भी हो, कंसाइज भी और फेमिलियर वर्ड जितना पॉसिबल हो उतना यूज़ करें, जितना पॉसिबल आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट वर्ड्स दैट हैव हाई सेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस फॉर द रीडर। रीडर के लिए वो एक्यूरेसी के, अप्रोप्रिएटनेस के बहुत ज़्यादा करीब हो वो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करें। ऑप्ट फॉर फेमिलियर वर्ड्स, द वंस दैट आर नॉट प्रीटीनेस, यानी कि वो वाले लफ्ज़ जो कभी शायज़ो नाज़र ही कभी कभी नज़र आते हैं, वो वाले अल्फाज ना इस्तेमाल करें, फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करें। ऊपर आपने इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। लिमिट द एवरेज सेंटेंस फ्रॉम 70 to 20 वर्ड्स। इंसर्ट नो मोर देन वन मेन आइडिया इनटू अ सेंटेंस। ये बात तो बहुत पुरानी है, पहले सेमेस्टर में हम अच्छे से इसको पढ़ के आए हैं कि आप एक सेंटेंस में सिर्फ एक मेन आइडिया रखें, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा आइडियाज़ पे फोकस ना करें, फिर आपका एक आइडिया पे फोकस भी नहीं रहेगा। अरेंज वर्ड्स इन अ वे दैट द मेन आइडिया अकर्स अर्ली इन अ सेंटेंस।
अरेंज वर्ड्स, एक अपने सेंटेंस में वर्ड्स को ऐसे अरेंज करें कि मेन आइडिया जो है वो पहले आए सेंटेंस में, यानी कि वो सब्जेक्ट बने। सेकंड हमारा सी है कॉर्टेसी। कॉर्टेसी स्टेम्स फ्रॉम अ सिंसियर यू एटीट्यूड। ये यू एटीट्यूड आपने पढ़ा अच्छे से, हमने पीछे भी किसी सी में पढ़ा था यू एटीट्यूड, आपको पता ही क्या होता है कि वी और आई की बजाय आप ज़्यादा यूज़ करें, रीडर को प्रेफर करें, रीडर को इंपॉर्टेंस दें। It is not merely politeness with mechanical insertion of please and thank you, although applying specially accept manners in a form of courtesy. Courtesy वैसे इसका उर्दू में ये मतलब होता है कि आप शाइस्तगी से बात करें, कि आप प्लीज़ थैंक यू इस तरह के अल्फाज यूज़ करें कि आप जैसे रिक्वेस्टिंग मैनर में उसके आगे अपनी तहरीर भेजें। Rather, it is a politeness that grows out of respect and concern for other. कि आपकी ये क्वालिटी या पोलाइटनेस है जो ये शो करती है कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे से कंसर्निंग है, आप उससे रिलेट बात करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली जब उसके लिए बेनिफिशियल होगा, उसको अपनी रिस्पेक्ट या उसका अपना कंसर्न नजर आएगा, वो तभी आपकी राइटिंग को, आपकी तहरीर को देखेगा ना। True courtesy involves being aware not only for the perspectives of others but also their feelings. Knowing your audience allow you to use statement of courtesy. Be aware of your message receiver. कि आप सबसे पहले अपने ऑडियंस को जानें कि वो कौन है। अब जिस तरह के आप ऑडियंस होंगे उस तरह की आप कॉर्टेसी उनके लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपने रिसीवर के बारे में अवेयर हों, उसके बारे में आप आगाही हासिल करें कि वो कैसा है, फिर उसके मुताबिक आप अपनी तहरीर को डालें। नेक्स्ट है कॉर्टेसी के लिए आपको कुछ सजेशंस दी जा रही हैं। बी सिंसियर, टेक्टफुल, थॉटफुल एंड एप्रिसिएटिव। सिंसियर रहें यानी कि मुखलिस ने अपने रीडर के साथ, थॉटफुल रहें कि सोचते रहें, साथ साथ उसके साथ साथ चलें, एप्रिशिएटिव यानी कि उसको एप्रिशिएट करें, साथ साथ पुरस्ताइश ले जाएगा अपना इस्तेमाल करें। यूज़ एक्सप्रेशन दैट शो रिस्पेक्ट। ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ करें जो ये बता रहे हो कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस यूज़ करें। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि बी सिंसियर, टेक्टफुल, थॉटफुल एंड एप्रिसिएटिव का क्या मतलब है। दो वेरी फ्यू पीपल आर इंटेंशनली अब्रप्ट और ब्लंट, दीज नेगेटिव ट्रेट्स आर अ कॉमन कॉज ऑफ डिसकॉर्टेसी. Sometimes they stem from a mystic idea of conciseness, sometimes from negative personal attitude, etc. यानी कि आपकी इंटेंशन नहीं होती। दो वेरी फ्यू पीपल आर इंटेंशन, कि बहुत कम लोग इंटेंशनली यानी कि जानते बूझते हुए ऐसे अब्रप्ट और ब्लंट यानी कि ऐसे अचानक और कुंदन से कंद से यानी कि डल वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। तो वो क्या होता है, उनका नेगेटिव ट्रेट, नेगेटिव असर होता है उनका, और वो डिस्कॉर्टेसी के यानी कि गैर शाइस्तगी के ज़ुमरे में आते हैं। समटाइम दे स्टेम फ्रॉम अ मिस्टेक आइडिया, कि आप एक मिस्टेक ऐसी कर देते हैं कंसाइजनेस में अपने आइडिया की, तो वो क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड वो शो करती है। एग्जांपल देखें कि स्टूपिड लेटर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट। अब आपने तो ये कहा ना कि मुझे इस लेटर की समझ नहीं आई, लेकिन ये वर्ड्स एक उस पर पढ़ने वाले के अब नेचर पर डिपेंड करता है, तो उसके एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स छोड़ेंगे। मीन्स यानी कि ये कॉर्टेसी के जुमरे में नहीं आ रहा। स्टूपिड लेटर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट, इसको आप कॉर्टियस वे में यूज़ करें। आप सिर्फ उसको ऐसे कर दें, आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर लेटर, प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड अबाउट इट। डेफिनेटली मतलब ये आसान तरीका हो जाएगा ना, वो एक उसकी इज्जत भी हो जाएगी, रिस्पेक्ट भी हो जाएगी, कॉर्टेसी भी आप यूज़ करेंगे और उस पर नेगेटिव इंप्रेशन भी नहीं जाएगा आपके रीडर पे। उसका ये मोर टेक्टफुल आगे बताया कि इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये लेटर आपका मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है। आपको मैंने बता दिया ऊपर, वो सेंटेंस आप कर लें। टेकलेस ब्लंट वर्ड, क्लियरली यू डिड नॉट रीड माई लेटेस्ट फैक्ट्स। सीधी सी बात है, तुमने मेरी सबसे आखिर में जो मैंने तुम्हें फैक्ट्स किया वो तुमने नहीं पढ़ा। कितना सख्त लफ्ज़ है ये, मतलब एक कॉर्टेसी के जुमरे में नहीं आता। मोर टेक्टफुल, समटाइम्स माई वर्डिंग इज नॉट प्रीसाइज, लेट मी ट्राई अगेन। क्या बाज़ात ऐसा होता है कि मेरी वर्डिंग जो है वो प्रिसाइज नहीं होती, मुझे दोबारा कोशिश कर लें दो, दोबारा फैक्ट्स सेंड कर लें दो, मे भी तुम्हें क्लियर हो जाए। टेकलेस, आई रीरोट दैट लेटर 3 times, द पॉइंट वाज क्लियर। मैंने 3 दफ़ा इस लेटर को दोबारा लिखा है, तो अब पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। मोर टेक्टफुल इज दैट आई एम सॉरी द पॉइंट वाज नॉट क्लियर, हियर इज अनदर वर्जन। वो कहता है मैं माजरत चाहता हूँ कि पॉइंट आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये मैंने एक बार और इसको लिख दिया, अनदर वर्जन, दोबारा से मैंने इसको राइट कर दिया, रीराइट कर दिया। थॉटफुलनेस एंड एप्रिसिएशन, द ट्रेड्स हेल्प बिल्ड गुडविल, बी जनरस इन एप्रिशिएटिंग अदर्स गुड परफॉर्मेंसेज, कि हमेशा आप दूसरों को अप्रिशिएट करें, उनको एक उनकी तारीफ़ करें, उनकी गुड परफॉर्मेंस को स्ताइश करें, उसकी हमेशा उसको एक स्ताइश ही निगाह में देखें। बेशक आप अपने वाज़ेह लफ्ज़ों में ना इसको इस्तेमाल करें अपने सेंटेंसेस में, अपनी राइटिंग में, लेकिन हिडन वर्ड्स में ऐसे उसको फील हो कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब रिस्पेक्ट वाले एक्सप्रेशन यूज़ करें। रिस्पेक्ट वाले एक्सप्रेशन कौन से हैं कि 2 ग्रुप्स हैं इसके, इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, क्वेश्चनेबल ह्यूमर।
यानी कि जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इरिटेटिंग एक्सप्रेशन ऐसे ना तंग करने वाले एक्सप्रेशन, वो डेफिनेटली डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं। और क्वेश्चनेबल ह्यूमर, ह्यूमर के आप सवाल कर रहे हैं उससे और उस पर तंज भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन अ वे, इसको नहीं करें। ओमिट इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, इरिटेटिंग एक्सप्रेशन को ओमिट करें, अपने सेंटेंसेस में से ख़त्म करें, डिलीट करें। Following is a consensus list that include a list of expression that many people find irritating। ये ऐसी बातें जिनको बहुत से लोग irritating यानी कि तंग करने वाला और खुद को एक कह लें कॉटियसी से नीचे, अब बिलो कॉटिसी को कंसीडर करते हैं, तो आप इनको ओमिट करें, अपनी राइटिंग से डिलीट करें। कॉन्ट्रेरी टू योर इन्फेरेंस, तुम्हारे इन्फ्लुएंस के यानी कि तुम्हारे माइंड के ख़िलाफ़, तुम्हारे नतीजे के, तुम्हारे सोच के ख़िलाफ़, इसका ये मतलब है। अब डेफिनेट आपने उसको डायरेक्टली उसके अपोजिट जाके बात कर दी तो ये उसके लिए इरिटेटिंग होगा, इसको आप ओमिट करें। आई डू नॉट एग्री विद यू, अगेन इरिटेटिंग। इफ़ यू केयर, अगर तुम्हें परवाह है तो ये कर लो, मेहरबानी होगी। अब ये भी इरिटेटिंग है ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप उसको। आई एम श्योर यू मस्ट रियलाइज, मुझे यकीन है कि तुम्हें यकीनन रियलाइज करना चाहिए, तुम्हें रियलाइज होना चाहिए। अब उसको बाउंड कर रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें क्या कहें होंगी, रीडर के लिए इरिटेट होंगी, इनको आपने ओमिट करना है। नेक्स्ट है ओमिट क्वेश्चनेबल ह्यूमर। क्वेश्चनेबल ह्यूमर जो है उसको भी आप ओमिट करें। देखें नंबर 1, व्हेन इन डाउट एज टू रेलिवेंस ऑफ ह्यूमर, जब आप ह्यूमर के बारे में डाउट में हो कि ये पता नहीं मतलब उसको अच्छा लगेगा नहीं। बाज़ का तो होता है ना कि आप किसी पे मजाक करते हैं, आपकी वो इंटेंशन नहीं होती लेकिन उसको बुरा लग जाता है, तो अगर आप उसके बारे में डाउट में, शक में है कि पता नहीं उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, तो आप क्या करें, लीव इट आउट, आप उसको छोड़ दें, उसको डाउटफुल जो ह्यूमर है उसको यूज़ ही ना करें। लाफर टू वन पर्सन इज डिस्गस्ट फॉर अनदर, ईच ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर। एक बंदे पे हंसना दूसरे बंदे के लिए डिस्गस्टिंग हो सकता है कि उसको नहीं पसंद हो, तो हम सब बंदों का अलग अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, हो सकता है आपका वो मतलब ना हो जो वो परसीव कर रहा है, लेकिन इसको क्या करें, इसको ओमिट कर दें। नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द टू नोट्स इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं कि दो डिफरेंट नोटिस जो अगले एग्जाम्पल में है उनको नोटिस करें। नोट 1 ऑफेंसिव और ये मोर कॉटियस, देखते हैं हम इनको कि हे मैन व्हाट्स दिस आई हेयर अबाउट द गुड न्यूज़। हाय, मैंने एक अच्छी न्यूज़ के बारे में सुना है, ये क्या है। यू श्योर पुल्ड अ फास्ट वन दिस पास्ट वीकेंड एंड देन डिड नॉट टेल एनी ऑफ अस अबाउट इट। गिव माई रिगार्ड टू द लिटिल लेडी एंड विश हर द बेस्ट, शी विल नीड इट। यानी कि इस वीकेंड जो यू श्योर पुल्ड अ फास्ट वन दिस पास्ट वीकेंड, कि इस गुजरे हुए वीकेंड में तुमने बड़ा कमाल किया, यानी कि मैंने ये क्या न्यूज़ सुनी है, अच्छी न्यूज़ है यार ये, तो तुमने बहुत कमाल किया इस वीकेंड पे और हमें किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। अच्छा, उस छोटी लेडी को क्या करो, मेरा रिगार्ड्स दे दो, यानी कि मेरा कॉन्ग्रेट्स कर दो या वट एवर, और विश हर द बेस्ट, उसको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ कर दो, और मुझे पता है कि उसको इसकी ज़रूरत है। ऑफेंसिव है ये, टॉन्टिंग मैनर में आपको नज़र आ रहा है ये पैराग्राफ। अब कॉटियस मैनर में इसको देखें। वार्म कांग्रेचुलेशन और योर वीडिंग, कितना हम्बल तरीके से शुरू है कि तुम्हारी शादी पर, अब उसकी शादी होगी ना पिछले हफ्ते, वही कह रहा है कि ये तुमने क्या किया और किसी को भी नहीं बताया, कमाल नहीं हो गया, उस छोटी लेडी को भी मेरी मुबारक दे देना, और ये मतलब कितना ऑफेंसिव वे में ये बताया है। और इधर देखें, वार्म कांग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग, वेल यू सर्टेनली लुक अस बाय सरप्राइज, वो कहता है कि तुमने हमें सरप्राइज दिया, बाय सरप्राइज यू सर्टेनली टुक अस, तुमने हमें एक सरप्राइज दिया शादी करके यूँ अचानक से, बजाय उसके कि वो यूँ कहता कि तुमने ये क्या कर दिया, पुल्ड अ फास्ट वन, और हम में से किसी को भी नहीं बताया। इसके बजाय उसने ये वर्ड यूज़ किए, ये कॉटियस वर्ड है कि तुमने हमें सरप्राइज दिया है। इनफैक्ट जैसे फ्यू ऑफ अस सस्पेक्टेड दैट यू वर टेकिंग ऑफ टू गेट मैरिड, बेशक हम में से कुछ लोगों को ये शक था कि तुम शादी करने जा रहे हो, बट इवन दो वी डिड नॉट हियर अबाउट इट अंटिल लेटर, लेकिन बाद में हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। वी विश यू द बेस्ट, हम तुम्हें मुबारक देते हैं, यानी कि बेस्ट विशेष, तुम्हें गुड लक कहते हैं। आपने देखा कैसे ये कितना ऑफेंसिव और ये कितना कॉटियस है। और उसकी ये लास्ट स्टेटमेंट रह गई, गुड अवर वार्म रिगार्ड्स टू द न्यू पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर को हमारी तरफ से कांग्रेचुलेट्स कहना। ऊपर किस मैनर में कहा जा रहा था और यहाँ किस मैनर में कहा जा रहा था। कॉटियस paragraph is always appealable, so be courteous in your language, okay? Choose non-discriminatory expressions, sexist terms. Be careful about using the word man. This is a matter of concern, especially in the Western culture compared to other cultures. यूज़ अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन दैट आर नेचुरल इन नेचर, वो कह रहे हैं मैन या इस तरह के अल्फाज, ओए बंदे, ओ आदमी, इस तरह के अल्फाज यूज़ करने से गुरेज करें, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा एक क्या कह रहा है, मैटर ऑफ कंसर्न समझा जाता है। किसी को यूँ लगता है कि आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करें जो नेचुरल हों। कैसे भला? एग्जाम्पल, क्वेश्चनेबल फ्रेश मैन, एंटिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स।
अब फ्रेश मैन आप उसको कह रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का भी यही मतलब है, मोर डिज़ायरेबल, ये ज़्यादा कॉर्टियस है और ये ज़ाहिर है ये अच्छा नहीं है। फ्रेश मैन भी वही है, और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी यानी कि जो नया नया आया कॉलेज में या नया नया आया हो आपकी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। वेल सिंगुलर प्रोनाउंस, सिंगुलर प्रोनाउंस को देख लेते हैं हम कि इसका कॉर्टिसी के साथ कितना सा ताल्लुक है और क्या ताल्लुक है। English lacks a neuter pronoun signifying he or she. The trend to follow should be to avoid using he, his or him, etc. One way to avoid using a masculine pronoun for both genders in the use of singular they. वो कह रहा है कि ही हिम आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शी के साथ हर लगता है, ही के साथ हिम लगता है, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो इसको नहीं यूज़ करते हैं। वो दोनों जेंडर्स के लिए एक ही मैस्कुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और वो कौन सा, दे, सिंगुलर दे। सिंगुलर दे इज़ द यूज़ ऑफ दे or its inflected or derivative forms such as them, their or themselves to refer to single person or an antecedent that is grammatically singular. It typically occurs with an antecedent of intermediate gender as in sentence such as. वो कह रहा है कि आप, ये बात मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चली है कि हम यूज़ करते हैं ना ही के लिए हिम और शी के लिए हर, ये हम शुरू से पढ़ते आते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो कह रहा है कि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं, और ख़ास तौर पे जो आप सीख रहे हैं बिजनेस और टेक्निकल लैंग्वेज, आप सारे जेंडर्स के लिए मतलब दोनों जेंडर्स के लिए सिंगुलर यूज़ करें, दैट इज़ दे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एवरीवन रिटर्न टू देयर सीट्स, हर बंदा वापस अपनी, हर बंदा तो नहीं मतलब हर कोई अपनी सीट पे वापस दोबारा आ जाए। अब एवरीवन देयर यूज हुआ है, अब एवरीवन में उधर हो सकता है कि वो सिर्फ फीमेल्स मीटिंग हो या सिर्फ मेल्स मीटिंग हो, लेकिन उसने ये नहीं यूज़ किया कि एवरी पर्सन या एवरी मेल शुड रिटर्न टू हर हिम सीट, वो मतलब हर हिम का वो डिफरेंस खत्म करना चाह रहा है, उसने कहा देयर सीट्स। समबडी लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द ऑफिस, कोई अपनी छतरी ऑफिस में छोड़ गया, हो सकता है अब उसका वो फीमेल कोलीग हो, क्या वो ये नहीं कह रहा कि वो समबडी लेफ्ट या शी लेफ्ट हर अम्ब्रेला इन द ऑफिस, देयर पे फोकस कर रहा है। वुड दे प्लीज कलेक्ट इट, क्या वो उसको दोबारा उठा लेगा, कि जिसने छोड़ी है वो उठा लेगा। अब वो बंदे की तो एक भी बात हो रही है, लेकिन उसने दे यूज़ किया, ये आपको बता रहे हैं कि हिम और हर से निकल के आप दे की तरफ आए, दे को प्रेफर करें। The patient should be told at the outset how much they will be required to pay. पेशेंट को बाद में बताया गया कि उसको कितना पे करने की जरूरत है, कितना पे उसने करना है। अब अगेन पेशेंट सिंगुलर यूज हुआ है, लेकिन यहाँ दे यूज हो रहा है, मीन्स वो ये वाला जो प्रोनाउन है हर और हिम, इसको खत्म करके दे, सबके लिए दे यूज कर लिया। तो पेशेंट है तो उसके लिए भी दे यूज किया। बट अ जर्नलिस्ट शुड नॉट बी फोर्स टू रिवील देयर सोर्सेज, कि जर्नलिस्ट अपने सोर्सेज को रिवील यानी कि उसको आश्कार करना नहीं चाहता। अब जर्नलिस्ट मे बी मेल मे बी फीमेल, बट वी यूज देयर फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, एग्जांपल्स इनके देख लेते हैं। क्वेश्चनेबल, एनीवन हु कम्स टू क्लास लेट गेट हिज ग्रेड रिड्यूस, जो भी क्लास में लेट आएगा उसके नंबर कम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हु कम टू क्लास लेट विल गेट देयर ग्रेड रिड्यूस्ड। अब यहाँ एनीवन की जगह क्लास की क्योंकि बात हो रही है स्पेसिफिकली, इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा यहाँ अपीलेबल है, स्टूडेंट्स यहाँ यूज़ करेंगे इसकी बजाय, एनीवन की बजाय। ईच कस्टमर विल हैव द न्यू चार्जेस चेंजेस नोटेड ऑन हिज बिल, कस्टमर्स विल हैव द न्यू चेंजेस नोटेड ऑन देयर बिल। ईच कस्टमर की जगह हमने यूज़ किया कस्टमर्स, हमारा कॉन्साइज भी हो गया स्टेटमेंट और मोर डिज़ायरेबल भी होगी। डेफिनेटली दो लफ्ज़ों की जगह एक इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है। अवर क्राइटेरिया आर फर्म, he is to be a scholar, he is to be a good teacher. Our criteria suggest that he or she should be a good scholar and a good teacher. ये ज़्यादा क्या कह लें अपीलेबल है, बजाय इसके कि ये इसने एक सेंटेंस को एक दो तीन पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया है फजूल में, जबकि ये इसने सेंटेंस को एक रिदम में चलाया है, एक ही तरीके से। बताया था ना आपको कि जब आप बिला ज़रूरत आप सेंटेंस को ऐसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड ना करें, जब आप दैट या ये ऐसा कोई वर्ड लगा के उसको एक सेंटेंस बना सकते हैं तो फिर उसको एक सेंटेंस ही बनाएं। यू गेज शुड ऑल बी कंसर्न अबाउट द इशू, ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी कंसर्न अबाउट द इशू, ये ज़्यादा डिज़ायरेबल है। ये यू गेज ये वैसे भी इनफॉर्मल लगता है, तो आपने क्योंकि फॉर्मल रहना है, प्रोफेशनल रहना है, तो आप इसलिए इसको नीचे वाला जो आपके लिए मोर डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द एग्जेक्टिव्स में बेनिफिट फ्रॉम द स्टॉक ऑप्शन, ही विल, द एग्जेक्टिव्स में बेनिफिट फ्रॉम द स्टॉक ऑप्शन, ईच एग्जेक्टिव विल, दे विल। अब एग्जेक्टिव सारे के जो एग्जेक्टिव्स हैं वो उनको हो सकता है स्टॉक ऑप्शन से फ़ायदा हो, ईच एग्जेक्टिव विल, दे विल। अब ये ही की जगह क्या यूज हुआ है, दे, इस बात पे आपने फोकस करना है।
ईच मैनेजर हैज़ असाइंड पार्किंग स्पेस, ही शुड पार्क हिज कार, तो ही की जगह हमने क्या यूज़ करना है, दे शुड पार्क हिज कार, दे शुड पार्क हिज नहीं बल्कि दे शुड पार्क देयर कार, ठीक है। ही शी को निकाल के इस झंझट से हमने बाहर आके ऑलवेज दे यूज़ करना है। ईच मैनेजर हैज़ असाइंड पार्किंग स्पेस, दे शुड पार्क, ये हो गया सॉरी। नेम्स, वाइल यूजिंग नेम्स ट्रीट ईच जेंडर विद रिस्पेक्ट, यूज नेम्स इन पैरेलल फॉर्म, कोई भी जेंडर का आप नेम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमेशा रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट करें। और पैरेलल फॉर्म में नीचे देख लेते हैं नेम्स, अनडिजायरेबल मुदस्सर अली एंड सोनिया, मिस्टर अली एंड मुदस्सर, देखा कि मिसिज अली एंड मुदस्सिर, एक आप मिस्टर या मिसिज या मिस साथ लगा लें तो एक डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट बन जाती है, जो बिल्कुल खाली नाम लेने में जो रिस्पेक्ट नहीं है वो मिस्टर या मिसिज या कुछ तरह का वर्ड साथ लगा लें। मुदस्सर एंड सोनिया अली, मिस अली शी डिजर्व्स दिस एंड मिस्टर अली, देखा मिस अली एंड मिस्टर अली, ये ठीक है ना। चेकलिस्ट, ask yourself does the communication has a sincere you attitude, sincere you attitude आपको पता है कि आप मुखलिस हैं उसके साथ जो आपका रीडर है, you attitude यूज़ कर रहे हैं और sincerely यूज़ कर रहे हैं। has someone else had a look at your statement, if you have doubts about whether it's tactful and other opinion may cause you to reconsider making a statement, क्या कोई और बंदा भी आपके स्टेटमेंट को की तरफ क्या कोई और बंदा आपके स्टेटमेंट की तरफ देख रहा है, लुक एट योर स्टेटमेंट, उसने भी आपके स्टेटमेंट को चेकआउट किया। इफ़ यू हैड डाउट्स अबाउट वेदर इट्स टेक्टफुल, अगर आपको अपनी स्टेटमेंट के बारे में शक है तो अनदर ओपिनियन मे काज यू टू रिकन्सिडर, तो दूसरी ओपिनियन ये है कि आप किसी और की लुक के बजाय खुद ही अपने स्टेटमेंट को रिकन्सिडर कर लें, दोबारा से आप खुद ही चेकआउट कर लें, प्रूफ रीड जिसको हम कहते थे वो कर लें। बी कॉशन इन यूजिंग ह्यूमर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में ह्यूमर यानी कि मजाक का यूज़ करने के से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, एहतियात करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि पढ़ने वाले रीडर की नेचर कैसी है, वो किस चीज़ को आपके सीरियस लेके उसको फजूल में टॉन्टिंग में या कुछ भी खुद को कम्प्लेक्स में फील कर ले, इसलिए आप बहुत ज़्यादा आपको कॉशन रहना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है ह्यूमर यूज़ करने में। बी केयरफुल इन यूजिंग डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज, दस बीइंग अवेयर ऑफ जेंडर, रेस, एज, कलर, क्रीड और इथनिक ओरिजिन्स। डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज के बारे में ऊपर हमने डिटेल से पढ़ा ना कि ही के लिए हिज, शी के लिए हर, और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है इससे आप अवॉइड करें और आप सबके लिए दे यूज़ करें। इसलिए आपको डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज से परहेज करने के लिए जेंडर, रेस, एज, कलर, इन सारी चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, अवेयर ऑफ होना चाहिए। वो अवेयर होंगे तभी आप इनसे परहेज करेंगे ना, तभी आप इनको अवॉइड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा सी वाला एक और लेक्चर कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।